एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। और आज है बेटा आपका इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर दैट इज ऑफ 9th ऑफ जुलाई। और इसकी डिस्कशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे अच्छे आर्टिकल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहली न्यूज है दैट इज रिगार्डिंग योर पुलवामा, और इसको लेके जो है ये एक एक्शन टास्क फोर्स बनाई गई। नाउ उसकी फाइंडिंग है साइटिंग द यूज ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स दैट इज VPN and e-commerce platform in the terror attack in Pulwama in February 2019 and then Gorakhnath Temple in April 2022. The Financial Action Task Force in a report released on Tuesday. तो इसको लेके अभी जो है आपकी ये जिक्र आ रहा है कि किस तरह से आपके जो टेरर अटैक की फंडिंग होती है। तो ये एक आपका VPN के थ्रू, इवन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी यूज किया जाता है इन द टेरर अटैक। और ये आपका पुलवामा का है दैट इज ऑफ February 2019, पुराने अटैक्स है 2022 का। And now they said that digital platforms such as social media, messaging application and crowdfunding sites are increasingly being abused for terror financing. तो हमें exactly जो है वो मेंस के अंदर आपका इंटरनेट डिस्टर्बेंसेस एंड टेररिज्म, ये भी हमारा एक टॉपिक है। तो वहां पे आपकी जो रिसेंट फाइंडिंग है इसको आप उसका जिक्र कर सकते हो कि कैसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए होता है। तो दिस टास्क फोर्स रिपोर्ट विदाउट नेमिंग एनी नोटेड इट हैड any country noted it had received report from its delegation about the use of state sponsorship for terrorism financing either as fundraising technique या fundraising technique के थ्रू पैसे इकट्ठे करते हैं टेरर अटैक्स के लिए, और as part of your financial management strategy and of like certain organizational engaging in terrorist acts. So बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, राइट, कि ये हमारी रिसेंट स्टडी जो है वो हमें मिली है। सो इंडियन एजेंसीज एस्टैब्लिश द रोल ऑफ पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट, खास करके जैश-ए-मोहम्मद इन पुलवामा अटैक इन May this year, and the India Armed Forces said that estimated 100 terrorists were killed on the first day of Operation Sindoor. तो अभी ये आपको पता ही है कि इस तरह के अभी गवर्नमेंट हमें रिलीज कर रही है कि उन्होंने काफी सारे जो है वो मार दिया है टेररिस्ट को। और साथ ही हमें एक जो है वो फाइंडिंग मिली है कि सोशल आपके प्लेटफॉर्म्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा है इन टेररिस्ट अटैक्स के लिए, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर PCS बिकॉज एक नई स्कीम आ गई है बेटा, और इस स्कीम का नाम है आपका दैट इज मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना, making Punjab became the first state in country to provide cashless treatment up to 10 lakh to its 65 lakh residents. Very very important. And opposition ruled जो आपकी और states हैं वहाँ पे they cover insurance cover of only 5 lakh. Now addressing the gathering, CM ने हमें इसके बारे में बताया कि that the number of families across the state are suffering from serious ailments but can't afford to get quality treatment due to high cost. So he said that people just gave up because they have to either sell their land or to get their house or house to get treatment. तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया और ये आपकी 10 लाख रुपीस की जो है वो कैशलेस स्कीम जो है वो शुरू की गई है। इसको लेकर जो फाइनेंस मिनिस्टर है इन्होंने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है कि that there are 65 lakh families of Punjab and currently 45 lakh families are enrolled in the government health insurance schemes. 45 लाख तो already enrolled हैं ही, 16 lakh under centers आयुष्मान भारत योजना and 29 lakh under state governments मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना. So the insurance coverage for the family is rupees 5 lakh per annum होगा इन सभी स्कीम्स के अंदर। and then government is now extending the health insurance cover for all the families of Punjab. ये extend कर रहे हैं उनके कवर को up till 10 lakh, और ये है 10 lakh per annum सालाना। This includes those enrolled in the central government schemes too. तो ऐसा नहीं जो सेंट्रल स्कीम्स के साथ है उनको ये नहीं मिलेगा, उनको भी मिलेगा। They will get additional top up cover of rupees 5 lakh from the state government. There will be no bar or discrimination. Rural, urban, rich, poor कोई बार नहीं है। Everybody can participate in this scheme. Now चीमा has stated that इन्होंने इसके ऊपर जो खर्चा है वो कितना सोचा है, that is around 778 करोड़ जो है वो इसके लिए मार्क किया गया है। Sum of rupees this has been allocated for this scheme, and then Chief Minister said that the card will be issued free of cost without formalities to the people and will pave the way for providing quality treatment to them. He said that this is the contrary to what the other governments are doing across the country, adding that PM is now even seeking proof of birth. तो ये कहने का मतलब यहाँ पे कि कोई प्रूफ की
जरूरत नहीं है। आपका बेसिकली जो आधार कार्ड है उसके बेसिस पर ही आपको इसके सारे फायदे जो है वो मिल जाएंगे अगर आप इसमें इनरोल कराएंगे। नाउ ही सेड दैट पंजाबीज हैव बीन अननेसेसरली मेड टारगेट्स बाय सेल्फ प्रोक्लेम्ड नेशनल्स हु आर इन्विजन। ये पॉलिटिकल बातचीत का हमारा कोई मतलब नहीं है, तो फिलहाल इन्होंने इस स्कीम के बारे में सिर्फ हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी है, इसको आप मार्क कर लो और डेफिनेटली धीमे धीमे इसकी जो है वो बेटर कवरेज न्यूज़पेपर्स में आना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज वेरी स्वीट न्यूज और बीइंग एन एनिमल लवर डेफिनेटली मुझे ऐसी न्यूज देखना अच्छा लगता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपके लिए क्यों डिस्कस करने के लिए लेके आई हूँ आपको अभी समझ में आएगा। न्यूज इज अबाउट 5 to 6 months ओल्ड पपी, एक डॉगी है रॉकी, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में है। और इसका कारण ये है बिकॉज हमें पता है कि मंडी के अंदर जो है बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स हो रही हैं और वहां पे इसने 55 पीपल ऑफ 20 फैमिलीज इन सियाथी त्रिम्बाला इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ मंडी डिस्ट्रिक्ट भी याद कर लेंगे तब भी सही है, उनको जो है इन्होंने इसने बचाया एट द टाइम ऑफ सीरीज ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन योर हिमाचल प्रदेश। और इसमें फिर एक स्टोरी है वो हमें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहानी बस वही है कि जो आपके एनिमल्स हैं इनको बहुत जल्दी समझ में आता है बिकॉज इनकी जो सेंस ऑर्गन्स की कैपेसिटी है दैट इज वेरी 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 पावरफुल इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग्स। तो उस टाइम पे इसने जो लग रहा था ऑब्वियसली से सेंस कर लिया कि कुछ गलत जो है वो हो रहा है एंड इसने अपने मालिक को जगाया which would like be why Rocky was barking so persistently। तो जब इसके ओनर को पता चला तो उन्होंने पूरे गांव को जगाया और that's why they in a way कह सकते हो कि बच गए वो लोग and they secured themselves। तो इस तरह की न्यूज का क्या रेलिवेंस है फॉर सिविल सर्विसेज? यस है फॉर मेंस, बिकॉज मेंस में हमें क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है रिगार्डिंग द इश्यूज लाइक human and animal conflict, right? Human animal interface, human animal conflict। तो अक्सर हम देखते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स और डॉग्स तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहते हैं, राइट? और वो हमेशा जो भी आपको न्यूज दिखाई जाती है वहां पे यही दिखाया जाता है द क्रुएलिटी ऑफ डॉग टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं। सो इट्स ऑलरेडी वन साइडेड न्यूज एट ऑल, जबकि उसके रीजंस को देखने की कोशिश नहीं करता है। तो आपको कोट करने की जरूरत पड़ती है आपके एग्जाम के अंदर सो एज टू बैलेंस योर आंसर कि बहुत सारे फायदे भी हैं हमें इन एनिमल्स के। तो इसकी एक केस स्टडी है जो आप रेफर करोगे, द नेम ऑफ रॉकी, राइट? दैट इज इन योर मंडी हिमाचल प्रदेश एट द टाइम ऑफ क्लाउड बर्स्ट। और थोड़ा सा टाइम याद कर लो, दिस इज जुलाई, right? 8 or 9th of July, and it has been reported in the newspapers also, and that we have seen such kind of even positive interactions between animals and human beings, where animals they saved, right? The human being, human component, and here the whole of the village. तो वहां पे आप इसको कोट कर सकते हो। ऐसी केस स्टडीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए बिकॉज ये बहुत ज्यादा कोटेड है, तो इसमें हम ये भी नहीं कह सकते हमने एक पर्टिकुलर इवेंट उठा के वो डिस्कस कर रहे हैं, नहीं। थैंक गॉड इसको काफी ज्यादा कवरेज मिली है सोशल मीडिया पे एंड नाउ दिस इज इन द न्यूज़पेपर। तो इस केस स्टडी को आप यूज करना ऐसे क्वेश्चंस को लिखने के लिए। थोड़ी सी बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज को लेके। वहां पे आपको पता है कि क्या क्या अब हमारा इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। इजराइल पैलेस्टीन इशू चल ही रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसके साथ ही हौतीज का इशू है और अभी हौतीज का अटैक जो है, दिस इज द सेकंड टाइम कि रेड सी में जो आपके शिप्स जा रहे हैं उनको ये अटैक कर रहे हैं। सो एन अटैक बाय येमेन्स हौती रिबेल्स ऑन लाइबेरियन फ्लैग कार्गो शिप इन द रेड सी किल्ड 3 मैरिनियर्स एंड वुंडेड 2 अदर्स, और ये यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस ने हमें बताया है। एंड द अटैक इज ऑन द ग्रीक ओन्ड दैट इज एटर्निटी सी एंड इट फॉलोज द हूतीज क्लेमिंग दैट दे अटैक एंड सैंक द another vessel। So इतना सा सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि ये हौतीज का अटैक जो है वो रेड सी के ऊपर चल रहा है, राइट? और वो रीजन यही है अगेन पैलेस्टीन इशू है जिसको लेके कि इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू कोट, आप इतना सिर्फ अपने ध्यान में यहाँ पे रखोगे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिलेटिंग टू इकोनॉमी, दैट इज योर पेपर GS3, और आपको प्री में भी इस तरह की बातों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। Now this is of like SEBI. After Jane Street's crackdown, SEBI turns focus on another high frequency trade. Now after taking action on US-based proprietary trading firm Jane Street for allegedly using manipulative trading strategy.
तो यूएस की एक एजेंसी दैट इज जेन स्ट्रीट, ये हमारे यहाँ पे मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग मेथड्स, गलत मेथड्स, इलीगल मेथड्स से ट्रेडिंग कर रहे थे, इसको ये पाया गया सेबी ने और इसके खिलाफ जो है एक्शन लिया गया। Now, अभी the Security Exchange Board of India has now turned its focus on other foreign high frequency trading firm. Now HFT, that is high frequency trading firms, इसके ऊपर अब उनका ध्यान गया है and the regulator is closely examining their trading patterns in the domestic stock market to determine whether similar questionable strategies were used. कि क्या ये भी आपके जेन स्ट्रीट की तरह ही मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर रहे थे क्या नहीं, ये चेक कर रहे हैं। And this move signals the regulators intent to tighten oversight over the complex algorithm-driven trading, especially by global players. So global players बहुत ज़्यादा आपका obviously कह सकते हैं कि that is relating to your AI, artificial intelligence and then computers, उसके basis पे information इकट्ठी करते हैं और इस तरह के platforms पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या ये manipulative category में आता है या नहीं? So who account for significant chunk of the volume in India's derivative market. Now the regulator has asked NSE, in fact your Bombay Stock Exchange also, to analyze trades of these foreign HFTs. तो इनके जो है वो ट्रेड के मेथड को अच्छे से अभी देखा जाए और इसकी स्क्रूटनी की जाए। नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज, सिर्फ इतना ही आपने ध्यान रखना है कि कौन सी फर्म्स इसके अंदर जो है वो न्यूज में है। HFT दैट इज फॉरेन हाई फ्रीक्वेंसी आपकी जो ट्रेडिंग है, और इसके साथ ही इससे पहले आपकी जेन स्ट्रीट जो है वो ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्टिव एक्शन जो है वो लिए जा चुके हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ये आपकी मेंस GS1 में भी आ सकती है, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी में, इसी तरह से ही GS2 के अंदर भी आ सकती है, बिकॉज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की और सेटअप्स की बात हो रही है। तो ब्रिक्स के अंदर जो है वो अभी किसको लेके डिस्कशन हुई, दैट इज द इशू। नाउ स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट ऑन द सब्जेक्ट येट द ब्रिक्स नेशन हैव कंडेम्ड एंड रिजेक्टेड क्या यूरोप्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो EU ने एक नया सेटअप दिया है दैट इज CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एंड अदर सिमिलर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड में। ये क्या है, आपके रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स हैं, आपके ऊपर टैक्स इंक्रीज करके ये लगाने वाले हैं अंडर द ये ऑपरेशन ऑफ योर CBAM and under pretext of climate concerns, saying these undermine their development and transition to cleaner economy. तो ये इनफैक्ट इस तरह के अभी रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स के लिए हम तैयार नहीं है। Now CBAM is an import duty imposed by European Union. European Union इसके नाम पे एक import duty लगाने वाली है on goods produced by processes that lead to more carbon emission than domestic European manufacturers are allowed to emit. वो कहते हैं कि हम जो अपने कंट्री में किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमने एक पर्टिकुलर लेवल रखा है कि आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसमें उसको मैन्युफैक्चर करते हुए एक लेवल से ज्यादा आपको कार्बन एमिशन नहीं करनी। तो जो स्ट्रिक्टिव रूल्स हम अपने मैन्युफैक्चरर्स के लिए लगा रहे हैं वही हम बाकी सबके लिए लगाएंगे जहां से कि हम चीजों को अपने कंट्री में इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी गुड हमारे पास इंपोर्ट कर रहे हो जिसको प्रोड्यूस करने में आपने बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन की है, तो फिर अगर वो हमारी इकोनॉमी में आप ला रहे हो तो उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। और ये टैक्स किसके अंडर होगा, दैट इज अंडर योर CBAM, दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, राइट। अब ये कह रहे हैं बट दिस हैज इफेक्ट ऑफ मेकिंग आइटम लाइक, उससे किस पे असर होने वाला है, इंडिया पे बहुत ज्यादा होगा, लाइक इवन स्टील, सीमेंट, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है जिसमें कार्बन एमिशन होती है from the countries like even India, for example, more expensive and thus less competitive in the European market. तो अगर ये हमारी गुड्स के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा देंगे तो इनके कंट्री में जब हमारी गुड्स बिकेंगी तो वो बहुत महंगी हो जाएंगी और वो उतनी कम्पिटिटिव नहीं रहेंगी, लोग उनको नहीं खरीदेंगे, जिससे कि हमारा डेफिनेटली एक्सपोर्ट टू दीज कंट्रीज वो जो है डिक्लाइन हो जाएगा। Now, developing countries including India and even China also have been strongly critical of this, calling it a unilateral and unfair trade barrier. क्यों, तो अपने लेवल पर ही सोच कर लगाना शुरू कर दिया, किसी भी इंटरनेशनल आपने प्लेटफॉर्म पे इसकी डिस्कशन नहीं की है, and they maintain this violates international agreements on both trade and climate and have raised the issue at multiple international forums including the annual climate conference. तो इसकी बात ऑलरेडी इंडिया और चाइना कर चुका है, बट EU has been unrelenting और EU लेकिन मान नहीं रहा है। एंड द स्टेटमेंट बाय ब्रिक्स नेशन, इसके अंदर आपके ब्रिक नेशंस ने स्टेटमेंट दी है, अ ग्रुप है इसके अंदर जहां पे आपकी कौन है, खास करके 9 लार्ज डेवलपिंग इकोनॉमीज है whose annual 2
डे समिट जो है वो कंक्लूड हुआ आपका कहां पर, दैट इज इन ब्राजील ऑन वन डे एंड इज अनदर रिट्रेशन ऑफ द स्टैंड ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज दो इन अ मच स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज. Now we condemn and reject unilateral, punitive, discriminatory, protectionist measures that are not in line with the international law, because किसी international platform पे ऐसा नहीं discuss हुआ, under the pretext of environmental concerns such as unilateral discriminatory carbon border adjustment mechanism. तो इसको ये unilateral और discriminatory बोल रही है. And due diligence requirement with detrimental impact on global effort to halt and reverse deforestation taxes and other measures. So इससे इनफैक्ट बुरा असर होगा. The BRIC nations said in a statement on the climate finance that is a new addition to the outcome from this annual meeting. बल्कि वो कहते हैं कि आप climate finance के बारे में बात कीजिए, ऐसा कोई फंड इकट्ठा कीजिए. And the leaders framework declaration on climate finance is the result of the discussion held by a new contact group of ministers on climate change and sustainable development that was formed last year. इसके लिए discussion already आपकी climate fund के लिए चल रही है काफी देर से. एंड जबकि रशिया में भी जब हुआ तब भी बात हो रही थी लास्ट ईयर में. एंड द डिक्लेरेशन सेड दैट CBAM एंड अदर मेजर्स लाइक रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड of forest goods violated the even provision of the 1994 UN Framework Convention on Climate Change. तो ऑलरेडी ये हमारे पुराने जो आपके कन्वेंशंस हैं उसको निगेट कर रही है एंड एग्रीमेंट्स रीच्ड एट द क्लाइमेट मीटिंग. तो इसको लेके पूरे ब्रिक नेशन जो है उनमें एग्रीमेंट था. दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको अच्छे से तैयार करो फॉर प्री एज वेल फॉर मीन्स. अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज इन टर्म्स ऑफ फॉर लाइक ज्योग्राफी एज वेल एज एनवायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज योर क्लाइमेट जो है चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेके. नाउ इट्स अबाउट दैट मेल्टिंग ऑफ योर ग्लेशियर इवन कैन लीड टू मोर वोल्केनिक इरप्शन. इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगी कि यहीं से आपका एक क्वेश्चन डिराइव होता है फॉर मीन्स कि क्या ग्लेशियर की मेल्टिंग का इज देयर एनी रिलेशनशिप विद द वोल्केनो इरप्शन है, अगर है तो डिस्कस कैसे है. तो ये स्टडी आपको वहां पे डिस्कस करनी पड़ेगी. अगर आप उसका आंसर करोगे तभी आपके मार्क्स बनेंगे. नाउ द रैपिड मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कैन रिजल्ट इन मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक इरप्शन. ये नई स्टडी हमें बता रही है. और ये वेस्ट एंटार्क्टिका वेयर अप्रॉक्सीमेटली 100 वॉल्केनोज आर बरीड अंडर थिक आइस. क्योंकि आपके वॉल्केनो इतनी ऊंचाई पे जो है वो आइस के नीचे कवर्ड है और जब आइस मेल्ट होगी डेफिनेटली वॉल्केनोज इरप्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे. लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं, हियर यू आर टू रेफर टू द स्टडी एज वेल एज द एरिया वेयर इट हैज बीन फाउंड. तो हंड्रेड्स ऑफ वॉल्केनोज जो है वो वेस्ट एंटार्क्टिका की बात चल रही है एंड इज एट द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ दीज वॉल्केनिक इरप्शन. रिसर्चर्स हैव सेड द आइस इज एक्सपेक्टेड टू डिसअपीयर ड्यू टू कंटीन्यूअस राइजिंग ऑफ योर ग्लोबल टेंपरेचर. एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, न्यूजीलैंड, रशिया कुड आल्सो ऑब्जर्व एन इंक्रीज इन वॉल्केनिसिटी. तो ये एरिया भी याद कर लो कहां पे ज्यादा ये वॉल्केनोज होंगे. एंड पैब्लो मोरिनो येंगर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन इन यूएस की यूनिवर्सिटी आप एटलीस्ट याद रखना, and said that during the presentation the finding of the study of 2025. तो ये एक कॉन्फ्रेंस में इसको जो है इसके बारे में बता रहे थे. Climate change and volcano that melting ice could affect volcano activity was first suggested जो है by scientists in 1970s. ये studies 1970s में ही हमें बता चुकी हैं कि इसका आपस में रिलेशनशिप है. When glaciers or ice caps melt, the pressure that the weight of the ice exert on underground magma chamber of volcano reduces. क्योंकि जब तक आइस है तो प्रेशर है वो मैग्मा के ऊपर, और जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मैग्मा जो है वो बाहर की तरफ इरप्ट होगा. सो एज अंडरग्राउंड गैसेस एंड मैग्मा एक्सपैंड, एक्सप्लोसिव इरप्शन कैन टेक प्लेस. The planet has already seen such occurrences during the period of major even deglaciation in Iceland. जब हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो है ग्लेशियर्स इनिशियली अर्थ की फॉर्मेशन के टाइम पे आपका अराउंड जो है वो 10,000 ईयर, 15,000 से 10,000 ईयर उससे पहले जो है ऐसे इवेंट्स हुए थे, मेल्ट हुए थे, तब वॉल्केनो इरप्शन हुई थी एंड दैट वाज 30 to 50 टाइम्स हायर देन दे आर टुडे. बिकॉज उसी से ही रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हमारी अर्थ पे आई, जिससे कि लाइफ जो है वो इमर्ज हुई. लेकिन इससे ज्यादा अब हमें हीट बिल्कुल भी नहीं चाहिए. Now studies have also found that the decrease in pressure due to ice loss can result in production of magma, और magma भी ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है. This is because rocks held at lower pressure tend to melt at lower temperature. टेम्परेचर कम होता है तो वहां पे लोअर प्रेशर में and they starting melting at a lower temperature. Now other factor which seems to be affect the volcanic activity is the precipitation. तो कितने फैक्टर्स आ गए? तो आपका बेसिक फैक्टर यहाँ पे आ गया है कि भार कम होगा जिससे कि ऑब्वियसली मैग्मा इरप्शन होना शुरू हो जाएगा. उसके बाद फिर यहाँ पे ये बता रहा है
कि डिक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू आइस लॉस कैन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मैग्मा। मैग्मा ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो सकता है जब आपका ये आइस मेल्ट हो जाएगी, जिससे कि आपका प्रेशर डिक्रीज होगा। एंड दिस इज बिकॉज रॉक्स हेल्ड एट लोअर प्रेशर, जब लोअर प्रेशर पे आपकी रॉक्स होती हैं, टेंड टू मेल्ट एट लोअर टेम्परेचर, तब उनको उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, वो कम टेम्परेचर पर भी मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं, राइट। सो तीसरा, अदर फैक्टर्स व्हिच सीम्स टू अफेक्ट वोल्केनिक एक्टिविटी इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन आल्सो मॉडिफाइड बाय क्लाइमेटिक चेंज कैन इन्फ्लुएंस डीप अंडरग्राउंड एंड react with the magma system to trigger an eruption। ये भी हमें थॉमस जो है ऑबरी की स्टडी मिली है कि इसका लिंक प्रेसिपिटेशन पे है, क्योंकि इट आल्सो मॉडिफाइड बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रेसिपिटेशन में भी चेंज आ गया है। कैन इनफिल्ट्रेट डीपर अंडरग्राउंड एंड रिएक्ट विद द मैग्मा सिस्टम। और आपकी जो प्रेसिपिटेशन है ये भी जब अंडरग्राउंड इनफिल्ट्रेट होती है तो मैग्मा के साथ जाके रिएक्शन शो करती है, राइट। ये गर्मी बढ़ रही है, बारिशें बढ़ेंगी, इससे भी आपका लिंक है कि मैग्मा ज्यादा इरप्ट होगा। Now findings of the research, latest study has confined these findings and to basically कौन सा एरिया है आपका, that is the volcano where estimation of the age जो है, this is in your Chasubico volcano to estimate the age of volcano rock produced before, during and after the last ice age. They found that due to thick ice sheet over volcano pressure had suppressed the volume of eruption between 26,000 to 18,000 years ago, and this led to the formation of large reservoir of magma 10 to 15 kilometer below the surface। और ये in fact 13,000 years before की बात आपको बता भी रहे हैं कि ऐसी स्टडीज ने इसको ऑथेंटिकेट भी किया है कि yes, this relationship is right। Now, effect on climate, volcanic eruption can cause temporary cooling as they release ash and dust into the atmosphere which blocks sunlight। Very very important। जब वॉल्केनो इरप्शन होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट पे? इनिशियली तो आपका टेम्परेचर कम होता है बिकॉज इतना सारा डस्ट निकलता है जो कि सनलाइट को ब्लॉक करता है। Now these eruptions also emit sulfur dioxide, लेकिन इसमें सल्फर डाइऑक्साइड बहुत निकलती है in atmosphere which is more effective than ash particles at cooling the surface of the earth। Now surface sulfur dioxide in the stratosphere reacts with water to form sulfuric acid aerosol which reflect incoming solar radiation। तो उतना ढकती नहीं है आपकी जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जितना कि इसको और ज्यादा जो है एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है आपकी क्या, सल्फर, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड और एरोसोल बनाती है। जिसका मतलब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी वॉल्केनो की इरप्ट होने के बाद। सो द एरोसोल्स कैन स्टे इन द स्ट्रेटोस्फीयर फॉर अप टू 3 years, मूव्ड अराउंड बाय विंड्स एंड कॉजिंग सिग्निफिकेंट कूलिंग वर्ल्डवाइड। इवेंचुअली द ड्रॉपलेट्स ग्रो लार्ज एनफ टू फॉल टू द अर्थ अकॉर्डिंग टू यूएस सेंटर। और जो ये एरोसोल की फॉर्म में आ रहा है, ये एरोसोल आपके 3 साल तक घूमते रहेंगे और इसकी वजह से क्या होगा, सिग्निफिकेंट कूलिंग हमें लगेगी वर्ल्ड वाइड। लेकिन आगे चल के ये ड्रॉपलेट्स बल्कि नीचे ही गिरने वाले हैं और फिर से डेफिनेटली और ज्यादा अभी क्या होगा, इससे पोल्यूशन का इंपैक्ट होगा। हाउएवर सस्टेन्ड वॉल्केनिक इरप्शन कैन रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस को तो बात ही नहीं की है, वो भी उसके साथ निकलती हैं, जैसे कि सबसे बड़ी आपकी ग्रीन हाउस गैस क्या है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, which could increase the warming of the planet and this can become a vicious cycle। A global temperature rise, there will be a higher rate of melting of ice which could cause more eruption and further global warming। ये आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ बन सकता है। तो डेफिनेटली आपके एरोसोल्स जो है, सबसे पहले तो आपकी डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा ठंडक बढ़ती है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, उसके साथ ही एरोसोल्स, और ये एरोसोल्स घूमते रहते हैं 3 साल तक ऑलमोस्ट। तो उसे लगता है कि थोड़ी देर के लिए आपका जो है वो सनलाइट कम आ रही है नीचे, लेकिन फाइनली वो ड्रॉपलेट्स बनके जमीन पे ही आने वाले हैं और पोल्यूशन करेंगे और डायरेक्टली आपकी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली होनी ही होनी है। ग्लोबल वार्मिंग होने से फिर से ज्यादा आपके जो आइस कैप्स है वो मेल्ट होंगे, उससे और वॉल्केनो इरप्ट होंगे और ये आपका साइकिल चलता रहेगा, जिससे कि बहुत जल्दी ही हम अपनी अर्थ को मे भी खो देंगे अगर इस तरह से ही चलता रहा तो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपको समझ ही आ गया होगा जब मैंने समझाया आपको एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन का आंसर है। इस आर्टिकल में से क्वेश्चन भी बनता है और आंसर भी आपको पता लग रहा है कंप्लीटली। इसी को ही अगर आप वहां पे लिख दो, यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। अगेन आपकी जो न्यूज है दैट इज रिलेटिंग टू योर क्लाइमेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेटफॉर्म्स। और यहाँ पे बात चल रही है UNFCCC की, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके लिए बहुत अच्छा ये आर्टिकल है कि इसमें किस बदलाव की जरूरत है, चेंजेस की जरूरत है, तो क्या है या नहीं आपसे पूछा जा सकता है, अगर है तो कैसे है।
तो ये एग्जैक्टली ये आर्टिकल आपको बता रहा है, इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन हेल्ड अंडर UNFCCC हैव बीन फेसिंग क्रेडिबल क्राइसिस इन रीसेंट ईयर्स। क्यों? देयर आउटकम हैव बीन लार्जली अंडरवेलमिंग एंड हैव नॉट डिलीवर्ड एनी काइंड ऑफ एक्शन। तो जो भी कॉप वगैरह हो रहे हैं उसमें कुछ भी एजेंडा फाइनली फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे हैं, एंड डेवलप्ड कंट्रीज दैट फेल टू मीट देयर टारगेट्स, डेवलप्ड कंट्रीज खुद भी अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे और डिलीवर ऑन देयर कमिटमेंट हैव नॉट बीन हेल्ड टू अकाउंट। जो नहीं डेवलप कंट्रीज अपना काम कर पा रहे उनसे ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, उनको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा रहा, एंड डेवलपिंग कंट्रीज पर्टिकुलरली द स्मॉल एंड मोस्ट vulnerable of them have repeatedly complained that their concerns are often ignored, और जो गरीब कंट्रीज है उनके कंसर्न को इग्नोर किया जा रहा है, and that the negotiation has failed, और कोई भी आपकी नेगोशिएशन फाइनली एंड तक नहीं पहुंच पा रही है। ऑल्सो द विड्रॉल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स पहले ही आपके ट्रम्प जी बाहर चले गए हैं, एंड फॉलोइंग द रिटर्न ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प टू द व्हाइट हाउस दिस ईयर हैज थ्रेटन्ड टू मेक द इंटायर प्रोसेस इररिलेवेंट, बिकॉज अगर यूएस ही बाहर निकल गया है तो बाकी के कंट्रीज में कुछ खास इतना बचता नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम कार्बन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के अंदर आपका इवन यूएसए आता है, एंड एज ए रिजल्ट देयर हैज बीन एन एफर्ट टू रीइन्फ्यूज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम। कोशिश हो रही है दोबारा से सिस्टम को बढ़ाया जाए इन द लीड अप ऑफ योर COP30 मीटिंग की बात है, दैट इज इन ब्राजील विच विल टेक प्लेस इन नवंबर, जो कि नवंबर इस साल जो है वो होने वाली है। Now, as a host of COP30, Brazil has been actively engaged with other countries to explore the possible steps that can be taken in this direction, ताकि ये COP जो है आपका 30 अच्छे से कोई रिजल्ट के साथ हो, तो इसको लेके जो है वो एफर्ट्स अभी किए जा रहे हैं। द एनुअल मीडियल क्लाइमेट मीटिंग इन बॉन, जो आपकी एक मीटिंग बॉन के अंदर जर्मनी के अंदर जो है वो मीडियम में है, वही है विच रैप्ड अप लास्ट मंथ, जो कि पिछले महीने ही खत्म हुई, डिस्कस द आइडिया एंड सजेशन सबमिटेड बाय कंट्रीज, क्लाइमेट ग्रुप एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने क्या सजेशंस दी हैं ना, दिस इज योर आंसर, एग्जैक्टली ये आपने कोट करना है। दैट बॉन मीटिंग हेल्ड इन द सेकंड हाफ ऑफ जून एक्नॉलेजेस दैट द ग्रोइंग स्केल एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ क्लाइमेट नेगोशिएशन प्रेजेंटेड चैलेंज, कि बहुत कंप्लेक्सिटी है आपके प्रोसेस के अंदर। इट ऑल्सो एम्फेसाइज द नीड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन अ ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव मैनर। तो इसकी जो मेथोडोलॉजी है उसको चेंज करो, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाओ UNFCCC को। However, the proposal that were included in the discussions were not radical, ठीक है, amongst जो है the things proposed was not radical, okay, and not radical, and amongst the things proposed was streamlining agenda items to eliminate overlapping और जो है redundant issues। तो जो इश्यूज आपके ओवरलैपिंग हैं, जो इश्यूज आपके जो है रिडंडेंट हैं, उन इश्यूज को आप लेते ही क्यों हो, उन इश्यूज के ऊपर आप टाइम क्यों वेस्ट करते हो? एक तो आप अपने एजेंडा को छोटा करना शुरू करो, ये इन्होंने डिस्कस करा। सो जो रिडंडेंट इश्यूज हैं, एंड आस्किंग कंट्रीज एंड ऑब्जर्वर ग्रुप्स टू रिस्ट्रिक्ट द लेंथ ऑफ देयर स्टेटमेंट्स टू अलाउ फॉर मोर टाइम फॉर नेगोशिएशन। एजेंडा कम करो, नेगोशिएशन को बढ़ाओ। नोटेबली इट वाज आल्सो प्रपोज्ड दैट कंट्रीज लिमिट द साइज ऑफ देयर नेगोशिएशन terms, and the discussion remained inclusive and would continue in the COP30 meeting। तो जैसे आप अपनी बात को ढंग से रखो, नंबर ऑफ आइटम्स को कम करो, नेगोशिएशन को बढ़ाओ, ये इनका जो है वो एक सजेशन है। एंड देन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लाइमेट एडवोकेसी ग्रुप्स व्हिच हैव बीन एट फोरफ्रंट ऑफ द डिमांड ऑफ द रिफॉर्म की डिमांड कर रहे हैं। आपके क्लाइमेट एडवोकेसी ग्रुप्स, एनजीओज रिफॉर्म की डिमांड कर रहे हैं। And then at Bonn, a letter signed by more than 200 such groups. Now this is important, right? And they suggested 5 major reforms. One of them was to demand to allow majority-based decision making when attempts to find consensus remains inclusive. क्योंकि यहाँ पे consensus के बाद जो है फैसला लिया जाता है, जो कभी बनती नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे majority-based decision making करना शुरू करो, तब कोई फायदा होगा। And UNFCCC works through consensus, which means no decision is accepted till every country accepted. So in a way, every country has to veto. तो एक तरह से हर कंट्री के पास veto power है, क्योंकि जब तक सभी साइन नहीं करेंगे तब तक वो फाइनली फॉर्मलाइज नहीं होगा एजेंडा। नाउ गेटिंग ऑल ऑफ द जो है more than 190 parties हैं to agree to every part of the decision has always been a big challenge। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सभी के सभी 190 से ज्यादा देश हैं जो कि इसको yes करें। So this is often blamed for lack of ambition। इसका ऐसा लगता है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते, ambition ही नहीं है आपके अंदर। So civil society groups suggested that countries that do not have a good track record of climate action be not allowed to hold the COP meeting। और जो कंट्री का अपना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है वो
खुद कॉप मीटिंग में नहीं ना करें. एंड इन द लास्ट फ्यू इयर्स द चॉइस ऑफ दुबई एंड बाकू फॉर होल्डिंग कॉप मीटिंग हैज कम अंडर क्रिटिसिज्म एज देयर इकोनॉमीज आर सस्टेन्ड लार्जली बाय फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री. तो जो कंट्री खुद ही फॉसिल फ्यूल बहुत यूज कर रही है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल किसकी दी गई है, दुबई एंड बाकू की, वहां पे आप कॉप किस तरह से अरेंज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो. So these groups are called for reducing the participation and involvement of representatives of fossil fuel companies and other polluting industries in COP meeting. ऐसे countries को ज़्यादा बढ़ावा मत दो. And there have been allegation that these companies influence the outcome of COP meeting. कहीं ना कहीं यही companies involved हैं जो कि COP को finally जो है वो successful नहीं होने देती. Any decision to reform UNFCCC process will have to be approved through consensus by all parties. अगर ये consensus से चलोगे तो कभी भी हमारी बात नहीं होगी. So इस वजह से ब्राजील बिड टू रीबिल्ड ट्रस्ट इन सिस्टम, क्योंकि ब्राजील में अभी होना है नवंबर में, इसलिए ब्राजील ज्यादा कोशिश कर रहा है कि नया सिस्टम आ सके. They has taken the leadership in ensuring its success. The outcome of this meeting will be measured largely by the faith and confidence that countries mainly developing and vulnerable one are able to put, ताकि ये faith जो है वो जीत सके developing countries का भी. And in recent letter to all the parties, Brazil acknowledged the need for reforms and ask them to consider the future of the UNFCCC. Now, Brazil जो है said that like long-standing issues such as excessive long agenda item, overlapping themes, scheduled constraints, barrier that prevent meaningful participation of smaller delegation needed to be addressed. तो ये मेन इशू तो कम से कम ब्राजील कह रहा है कि इसको आप सॉर्ट आउट करो. Then country has also talked about mainstreaming climate conversation in other multilateral forums. बात को जो है वो डिस्कशन में लेकर आओ, including different UN agencies and financial institutions. And it has floated the idea of creating additional multilateral mechanism that can complement UNFCCC process. एक और multilateral platform लाओ, push the implementation of the decision, ताकि implementation की तरफ जल्दी बढ़ा जा सके. So ये सारी चीजें जो है चल रही हैं. And Brazil has also drawn up a list of 30 items which would work with other countries to accelerate climate action. जिसको लेके कि आप definitely climate को फोकस करो जब कभी भी ये 30 आइटम्स की बात आ रही है. So developing nations demand to increase climate finance. जबकि developing nations का क्या फोकस है कि आप फाइनेंस के ऊपर ध्यान दो. And for developing countries, single biggest issue currently is lack of adequate money to finance their climate action and the failure of the developed countries to deliver on their obligation. जो उनकी obligation थी, जो उन्हें अब तक वादे किए थे, वो उन्होंने अभी पूरे नहीं किए हैं developed nation ने. So to comply with the provision of 2015 Paris Agreement, the Baku meeting had to decide on a new finance mobilization target for developing countries, which as of now are under obligation to collectively raise कितना अभी इनका है, that is 100 billion a year इन्होंने इकट्ठा करना था to help your developing countries. Now, while the need of the developing countries were assessed to be at least, जबकि अब उनकी need क्या है, 1.3 trillion है a year है, so developed countries agreed to mobilize sum of 300 billion a year, and that is true. लाइक फ्रोबी 2035 के बाद वो सिर्फ 300 बिलियन की बात कर रहे हैं, जबकि 100 बिलियन का पहले डिसाइड किया गया था और ये अब एक्चुअली इसकी जरूरत 1.3 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है. So developing countries have continued to put pressure on the developed world to take additional steps to increase the availability of finance, and by stalled discussion in Bonn meeting last month and managed to force a special meeting on the issue. However, it remained inconclusive. तो बहुत कोशिशों के बावजूद अभी भी कोई भी रिजल्ट वैसे नहीं निकला है. So BRICS, a group of even 9 large and influential developing economies, also weighed in the on the subject as it recently contributed. तो BRICS में भी ये डिस्कशन हुई है. And in a separate declaration on climate finance, BRIC countries asked developed countries to fully deliver on their finance commitments. कि आप भाई जो आपने वादे किए थे पूरे करो under UNFCCC and Paris Agreement while increasing their contribution to adaptation of finance. So this is very 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 important article. मैंने फिर बोला आपको, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि UNFCCC कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्या वो ट्रबल में है, क्या वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो बताओ कैसे और क्या क्या सजेशंस हैं या व्हाई इट इज इन न्यूज. तो बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल, फिर से वही बात, वहीं से क्वेश्चन मिल रहा है, लर्न करो, वहीं से आंसर मिल रहा है, और चाहिए क्या, समझाने के लिए आपको टीचर मिल रहा है जो आपको हर चीज दे रहा है, इसकी सॉफ्ट कॉपी भी दे रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो करना क्या है, आपने थोड़ा सा सिर्फ पढ़ के लर्न ही तो करना है, राइट. आपके ऑलरेडी क्वेश्चंस जो है वो मेंस के फॉर PCS IAS दोनों तैयार हो रहे हैं, और इनफैक्ट यहीं से चीजें उठा के वो आपको
प्रीलिम्स में भी पूछता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज फीडबैक दिया कीजिए, मुझे पता लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो। लाइक अगर हो सके तो कर दिया कीजिए, और शेयर करना तो वैसे जरूरी है ही, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही।